चैप्टर 39। उसका प्यार हाय उसकी जान लग गया। मानव ने सुधीर की बात सुनकर फोन रखा और वन्या के पास आकर कहा, वन्या अब रोने से कुछ नहीं बदलने वाला। जब तू समक्ष को बेहोश कर रही थी तभी मैंने कहा था सोच ले, इसका अंजाम बुरा हो सकता है, लेकिन तूने अंजाम की फिक्र किए बिना अपना फर्ज चुना। वन्या ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की और सिर्फ अपनी गलतियों पर रोती रही। मानव, सुधीर सर ने तुझे सुरक्षित करने के लिए एक एड्रेस पर बुलाया है क्योंकि तूने समक्ष को मारकर उसकी पावर ललकारा है। उसके दोस्त तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़े वक्त के लिए तू कहीं चली जा। वन्या, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे खुद से नफरत हो रही है। अच्छा होगा वो लोग मेरी जान ले ले वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अंशी वन्या को संभालते हुए, पागल मत बन वन्या, मानव जैसा कह रहा है वैसा ही कर। मानव, चल वन्या सुधीर सर से मिलने और फिर इस देश से बाहर चली जा। वन्या आंखों को बंद करते हुए, ठीक है लेकिन मैं सब खत्म करके जाऊंगी। वन्या फिर तैयार हुई। उसने एक सफ़ेद लेगिंग का सूट पहना जिसका दुपट्टा भी नेट का था और जाने लगी। मानव ने कहा, रुक, मैं भी साथ चलता हूँ, ऐसे माहौल में तेरा अकेले जाना ठीक नहीं। वन्या, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये बोल वन्या चली गई। वन्या उस वाइट मैंशन से थोड़ी दूर टैक्सी से उतरी और पैदल आगे जाने लगी। वन्या ने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन फिर उसने अपना वहम समझकर सर झटक दिया। वो उस मेन गेट तक पहुंची। चौकीदार ने उसे एक नज़र देख गेट खोल दिया। वन्या भी बिना सोचे अंदर चली गई। वन्या ने अंदर जाकर देखा सुधीर, रघु और भानु ड्रिंक कर रहे थे। वन्या को उनसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसने और अंदर जाना ठीक नहीं समझा और वो मुड़कर जाने लगे कि सुधीर ने उसे देखा लिया। सुधीर अपनी जगह से उठकर वन्या की तरफ भागा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गया। वन्या डरते हुए, सर ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। सुधीर, अरे ऐसे कैसे, बहुत लंबे समय बाद हाथ आई हो और इतनी जल्दी छोड़ दे। सुधीर ने वन्या को धक्का दिया। ये कहकर वन्या सोफे पर जा गिरी और फिर उठते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं और आप यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। सुधीर शराब की बोतल लेकर वन्या की तरफ बढ़ते हुए, क्या करें, आज बहुत टाइम बाद इतना खुश हुआ हूँ, तभी ज्यादा पी ली आज। वन्या सोफे से उठकर पीछे की ओर होते हुए, सर आगे मत बढ़िए, कृपया मुझे जाने दीजिए। रघु, सुधीर जल्दी ले इसे अपनी गिरफ्त में, तू भी क्या ड्रामा कर रहा है। हम दो भी हैं लाइन में। भानु वन्या को ऊपर से नीचे देखते हुए, हाँ तूने कहा था कि पहला हक तेरा बनता है, जल्दी कर वरना मैं आता हूँ। वन्या ने जब ये सब सुना तो उसकी रूह तक कांप गई। वन्या के चेहरा पसीने से भर गया। वन्या हिम्मत करते हुए, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग। सुधीर हंसते हुए, चलो एक आखिरी बार तुम्हें सब समझा देता हूँ ताकि मरने के बाद तुम्हारे मन में कोई शंका ना रह जाए। सुधीर ने खींचकर वन्या को अपने नीचे कर उसके ऊपर आते हुए गुस्से के भाव लेकर कहा, मेरे छोटे भाई को मारकर तुमने अपने लिए मेरे अंदर के हैवान को जगा दिया था। जब तक तुमसे बदला लेने आता तब तक तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की बीवी बन गई। बहुत बार तुम पर हमला करवाया लेकिन तुम्हारा पति हर बार बीच में आ गया। पहले सिद्धार्थ के घर पंखा गिराकर, लेकिन तब भी तुम्हारे पति बीच में आ गया। उसे पहले ही पता चल गया था, उसने तुम्हारा ध्यान भटकाकर वो वार अपने ऊपर ले लिए। फिर मंदिर में उस औरत के हाथों तुम्हें जहरीली सुई चुभाकर, जिस तरह मदद तुम करने गई थी उसी तरह तुम्हारी जान ले लेती वो, लेकिन वहाँ भी समक्ष बीच में आ गया और मेरा प्लान फेल हो गया। फिर होटल में आग लगाकर, जहाँ फिर से ना जाने तुम कैसे बच गई। फिर हमें एक और दुश्मन मिला तुम्हारा, जो तुम दोनों के खून का प्यासा है, जिसने कहा अगर वन्या के कवच को हटा दोगे तो वन्या खुद मरने को तैयार हो जाएगी। वो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रहा था। उसे ऐसा खेल रचा कि तुम एक दूसरे से दूर होते चले गए। उसके बाद हमसे हमारा काम करने को कहा, डिवाइड उसने तुम दोनों को कर दिया था, रूल हमें करना था। वो दिखाया तुम्हें जो था ही नहीं। बस फिर तुम्हारे मन में समक्ष के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि तुम खुद एसिड बनकर उसे मारने को तैयार हो गई और हम कामयाब हो गए तुम्हें अपनी शिकंजे में लेने के लिए। लेकिन फिर सोचा अकेले मजा क्या करना, दोस्तों के साथ करते हैं।
और रघु और भानु के परिवार को समक्ष ने उजाड़ा है, इसलिए वो उसे मारकर उसकी ही बीवी के साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा पति बड़ा कमीना है दुनिया के लिए, लेकिन अफसोस तुम्हारे आगे वो शरीफ बन जाता है। और यही शराफत उसे महंगी पड़ गई। रघु वन्या को देखते हुए, जो थोड़ी देर पहले संघर्ष कर रही थी लेकिन सब सुन बिल्कुल चुप हो गई थी। कुछ तो है तुझमें साली, जिसके आगे एक माफिया भी सर झुकाता है। अगर उसे तेरी सच्चाई पता चलती है तो तुझे एक झटके में ऐसी मौत देता है कि तू सारी उम्र दर्द में रहती है। लेकिन बेचारा प्यार कर बैठा तुझसे और यही प्यार उसकी जान ले गया। कई वार किए तुम पर, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि हर बार बच गई। लेकिन आज का वार आखिरी है, जिससे तुम हमेशा के लिए अपने पति के पास चली जाओगी। वन्या बिल्कुल शांत होकर सब सुन रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसने अपने पागलपन में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जिसकी दुश्मन वो बनकर घूम रही थी, वो उसका सबसे बड़ा रक्षक निकला। लेकिन अब वो रक्षक जा चुका था, उसने खुद उस रक्षक को मार दिया था। भानु, क्या सोच रही हो? यही ना कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। खैर, ऊपर जाकर सोचना। सुधीर, मारो इसे और दर्द से तड़पा तड़पा कर मारना। सुधीर ने वन्या के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर किए और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। तभी वन्या की आंखों में कुछ अजीब से भावनाएं दिखने लगी। उसने अपना हाथ सुधीर से छुड़वाकर अपने हाथ को मूव करते हुए सुधीर की गर्दन पर मारा। सुधीर तुरंत ही वन्या के ऊपर से हटकर जमीन पर गिरकर अपनी गर्दन का मसलेन लगा। उसकी गर्दन में वन्या के एक मूव से ही बहुत तेज दर्द हो रहा था। भानु और रघु सुधीर को दर्द से तड़पते हुए देख ही रहे थे कि उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। ये हंसी वन्या की थी। रघु, भानु और सुधीर वन्या को हंसते हुए देख रहे थे, जो उठकर खड़ी हो गई थी और उन तीनों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। रघु वन्या को देखते हुए, लगता है इसे सदमा लग गया है ये सब सुनकर। जब सुधीर इसे सारी प्लानिंग सुना रहा था तब कितनी गुमसुम होकर सुन रही थी, और अब जोर जोर से हंस रही है पागलों की तरह। भानु ने भी सहमति जताई। वही सुधीर गुस्से में उठते हुए बोला, तूने मुझे पर वार किया, रुक अभी बताता हूँ तुझे। वन्या अभी भी हंसे जा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। रघु, लगता है ये पागल हो गई है साली, अपने ही पति को मारकर खुश हो रही है। सुधीर, मैं तो कहता हूँ सीधा गोली मार दे इसे। सुधीर, ऐसे कैसे? इसने मेरे भाई को डूबो डूबो कर मारा था। अब मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकता। ये मेरे भाई के साथ ना इंसाफी होगी, मैं भी इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर सुधीर वन्या की तरफ बढ़ा कि वन्या ने उसका हाथ मोड़कर सामने वाले पिलर पर उसका सर दे मारा। सुधीर पिलर से टकरा नीचे गिर गया। अब वन्या हंस नहीं रही थी, अब उसकी आंखों में एक अलग आग थी। फिर उसने सुधीर की हाथ पर अपना पैर रखते हुए कहा, इसी हाथ से मेरे पति को गोली मारी थी ना तूने? ये कहकर वन्या ने सुधीर का हाथ पूरी तरह से कुचल दिया। सुधीर दर्द से तड़प रहा था। पहले ही उसके सर से बहुत खून बह रहा था और अब उसका हाथ वन्या ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। फिर वन्या ने अपना पैर उसकी छाती पर रखते हुए कहा, मेरे पति के पीठ पीछे वार करने वालों के मैं सामने से वार करके मारती हूँ। तेरा भी आज उसी तरह से अंत होगा जिस तरह तेरे भाई का हुआ था। और मैं क्यों हंस रही थी ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। सुधीर को दर्द में देखकर रघु और भानु भागकर आए अपने साथी को बचाने। भानु वन्या पर वार करने ही वाला था कि वन्या ने उसे भी एक जोरदार लात मार दी। भानु पीछे जाकर गिरा, फिर वन्या ने पीछे मुड़कर रघु का सर पिलर पर दे मारा। रघु भी अपना सर पकड़कर एक जगह बैठा गया। वन्या भानु की तरफ बढ़ी और उसके सर पर वार करने लगी। तभी पीछे से रघु ने डाइनिंग टेबल से चाकू उठाकर वन्या की तरफ फेंका। इससे पहले वो चाकू वन्या को छू पाता है, किसी ने बीच में आकर वो चाकू पकड़ लिया। रघु के मुंह से चीख निकल गई उस शख्स को देखकर। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 40। मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। थोड़ी देर पहले जिस वन्या को वो तीनों पागल समझ रहे थे, अब उसी वन्या ने इतनी जल्दी रंग बदले कि सब दर्द से तड़पने लगे। वैसे सही कहा जाता है, औरत की ताकत को ललकारना नहीं चाहिए। अगर वो अपनी पर आई तो वो सब मुमकिन कर देगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
वन्या उन तीनों से लड़ ही रही थी। रघु ने एक चाकू उसकी तरफ फेंका। वन्या इस बात से अनजान अभी भी भानु का सर दीवार में मारे जा रही थी। इससे पहले कि वो चाकू वन्या को छू भी पाता कि किसी ने बीच में आकर उसे अपने एक हाथ से पकड़ कर लिया। वन्या का ध्यान भी उस तरफ गया और वो भानु छोड़कर उस शख्स की तरफ भागी और उसे कसके अपने गले लगा लिया। उस शख्स ने भी वन्या की कमर को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से वही चाकू फेंक के मारा रघु की तरफ। उसका निशान इतना पक्का था ना कि वो चाकू सीधा रघु के कंधे में जाकर घुस गया। रघु दर्द से चीख पड़ा। वन्या इन सब से बेखबर उस शख्स को गले लगाए हुए ही कहा, आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है किटन? हाँ, ये समक्ष था, वन्या का समक्ष। समक्ष ने वन्या को खुद से अलग करा और तीनों की तरफ देखा जो दर्द से तड़पते हुए बस समक्ष को देखे जा रहे थे। समक्ष ने एक कुर्सी पर वन्या को बैठाते हुए कहा, इतनी हैरानगी से मत देखो, कोई भूत नहीं खड़ा, तुम लोगों के सामने जिंदा इंसान खड़ा है। रघु दर्द से तड़पते हुए, तुझे जहर वाली बुलेट लगी थी ना, फिर बच कैसे गया तू? समक्ष ने वन्या का हाथ पकड़ा और उसे सहलाते हुए बोला, मैं तुम लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मेरी बीवी को भले ही तुमने सारी कहानी सुनाई हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम लोग सवालों के साथ ही ऊपर जाओगे। फिर समक्ष ने सोहम को आवाज मारी। सोहम अपने साथ कुछ कैन लेकर आया। वन्या भी खड़ी होने लगी कुर्सी से, लेकिन तभी उसका सर घुमाने लगा। वो बेहोश होकर गिरने लगी कि उसे पहले ही समक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। समक्ष ने वन्या को बाहर ले जाते हुए कहा, जिंदा जला दो इन तीनों और इस हवेली को भी, ताकि फिर कोई मेरी किचन पर गंदी नजर ना डाल सके। रूह कांप जाए लोगों की ऐसी मौत देना तीनों को। ये कहकर समक्ष आगे चलने लगा कि उनके कानों में सुधीर की आवाज आई जो कह रहा था, ये जंग यहाँ से शुरू होने जा रही है, खत्म नहीं। वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। हमें मार सकते हैं लेकिन उसे नहीं। वो वन्या को किसी भी हाल में तुमसे दूर करके रहेगी। समक्ष डेविल स्माइल करते हुए, उसके लिए मेरी किचन ही काफी है, फिलहाल मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। फिर समक्ष ने रुककर कहा, दुश्मन भी जरूरी है, लेकिन दुश्मनों की औकात नहीं कि वो हम दोनों को छू भी पाए। ये कहकर समक्ष आगे चला गया। समझ की गाड़ी थोड़ी देर बाद एक छोटे से घर के आगे रुकी जो जंगल के बीच बना था। समक्ष वन्या को गोद में उठा और घर के अंदर लेकर चला गया। अंदर समक्ष के सभी दोस्तों के अलावा अर्श भी मौजूद था। वन्या को देख सबकी आंखों में गुस्सा उतर आया। निमित गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि समक्ष ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जैसे वो अभी इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। समक्ष वन्या को वही हॉल के सोफे पर लेटाया और अर्श को चेक करने को कहा। अर्श ने वन्या का चेकअप किया और समक्ष से कहा, भाभी काफी दिनों से तनाव में थी जिससे इनके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए भाभी बेहोश हो गई है। फिर नब्ज चेक करते हुए अर्श ने कहा, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा भाभी को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इनको। ये सुन तापस ने कहा, दूसरे के साथ खेल खेलने वाली खुद तनाव में क्यों है? दरअसल जब समक्ष किडनैप हुआ था तब उसका पता लगाने के लिए समक्ष के सभी दोस्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर सताक्षी ने कहा कि वन्या यहाँ किसी मकसद के लिए आई है, तो उन लोगों ने वन्या कपूर की जन्म कुंडली निकाली। तब उनको पता चला कि वन्या क्यों समक्ष के साथ रह रही थी, ताकि वो समक्ष को मारकर उसके अवैध काम दुनिया के सामने ले आए। जब उनको वन्या की सच्चाई का पता चला था तब से वो लोग वन्या से चिढ़ गए थे। उनकी नज़र में वन्या ने उनके साथ धोखा किया था। समक्ष ने सबकी बातों को इग्नोर करा और वन्या को सोफे से अपनी गोद में उठाकर अंदर एक कमरे में ले गया। समक्ष ने वन्या को आहिस्ता से बेड पर रखा और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, बहुत भाग दौड़ की है तुमने मेरे लिए, अब तुम सिर्फ आराम करोगी। फिर उसके माथे को चूम कर कहा, मेरे साथ। ये कहकर समक्ष उसे कंबल से कवर करके बाहर चला गया। निमित ने जब समक्ष को आते देखा तो गुस्से में कहा, तू फिर इस लड़की को यहाँ ले आया, तुझे समझ नहीं आ रहा उसने तुझे धोखा दिया है, उसकी वजह से तुझे गोली लगी थी। फिर जिविन ने कहा, जो लड़की तुझे मारने जा रही थी, अगर आज उसकी जान जा रही थी तो क्यों बचाया उसे, मरने देता।
समक्ष ने सर्द आवाज में कहा, इनफ अब अगर किसी ने भी वन्या के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग पूरी सच्चाई नहीं जानते। अर्पित तो क्या है पूरी सच्चाई, तू ही बता दे हमें। समक्ष ने सबको देखते हुए कहा, वन्या ने मेरी जान बचाई है, ली नहीं है। मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। ये बात हमने लोगों में फैलाई थी लेकिन ऐसा सच नहीं था। वन्या ने हम सबको कोई धोखा नहीं दिया है लेकिन धोखे में रखा है, ये हमारा प्लान था। तापस चिढ़ते हुए, ये पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा और साफ साफ बोल। क्या था वो सब जो इतने दिनों से हो रहा था? समक्ष कुर्सी पर बैठते हुए, जब से वन्या कोमा से बाहर आई थी तब से ही उस पर कोई नजर रख रहा था। ये बात मुझे खटकी लेकिन मैंने वहम समझकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब मंदिर में सिद्धार्थ के लिए पूजा हो रही थी तब किसी ने वन्या को जहरीला इंजेक्शन लगाना चाहा। वो काम उस बूढ़ी औरत का था जिसकी जानकारी तुम सब ने निकलवाई थी। असल में वो औरत बूढ़ी नहीं थी, सिर्फ नाटक कर रही थी। वो एक यंग लेडी थी जो वन्या को मारने आई थी, लेकिन मुझे देखकर उसने ये रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। फिर सिद्धार्थ के घर पर फिर वन्या पर हमला हुआ। पहले मुझे लगा ये सब अनुज ने किया, लेकिन वो सिर्फ मोहरा था जिसको पता था सिर्फ इस बारे में, लेकिन उसने ये किया नहीं था। फिर तापस के होटल में आग जो लगभग वन्या को खत्म कर देती अगर वो सही वक्त पर स्विमिंग पूल में ना कूदी होती। इन 3 हमलों के बाद मुझे समझ आ गया कोई है जो वन्या को मारना चाहता है। इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो वन्या की हर हरकत को देख रहा है और उसे अच्छी तरह पता है वन्या कहाँ है और क्या कर रही है। अर्पित, लेकिन वन्या की सच्चाई का क्या, उसकी क्या व्याख्या है? समक्ष गहरी सांस लेकर, जब मैंने वन्या से शादी करी तब मुझे वन्या की सच्चाई का नहीं पता था, लेकिन जब से वन्या कोमा से बाहर आई थी तब से उसे कुछ कॉल आने लगे। मुझे शक हुआ लेकिन वन्या पर, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन ये बोलकर समक्ष उस एक दिन में खो गया जहां वन्या ने उसके सामने वन्या ने अपनी असली पहचान बताई थी। फ्लैशबैक, वन्या उस रात बालकनी में खड़ी थी, वो अपनी किसी सोच में घूम थी। समक्ष पीछे से आया और वन्या के कमर से हाथ फेरते हुए उसके पेट पर हाथ रख वन्या पर अपनी पकड़ कस दी। तभी वन्या अपनी सोच से बाहर आई। तब तक समक्ष उसके गले में अपना सर घुसाकर वन्या की खुशबू को महसूस कर रहा था। वन्या ने होश में आते ही समक्ष के हाथ अपने ऊपर से हटा दिए और पलटकर अंदर जाने लगी कि समक्ष ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपनी अपनी खींचा और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा सच शायद तकलीफ दे लेकिन तुम्हारा झूठ मेरी जान ले ले। अभी समक्ष अपनी बात पूरी करता है। वन्या ने उसके होठों पर अपना हाथ रख उसे आगे कहने से रोक लिया। वन्या, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। समक्ष ने वन्या के हाथ को चूमते हुए कहा, पूछो। वन्या ने थोड़ी देर समक्ष की आंखों में देखा, फिर कहा, जब मुझे गोली लगी थी करनाल में तब आपने मुझे अपना खून क्यों दिया? मुझे क्यों बचाया? कैसे जानते हैं आप मुझे? ये सारे सवाल सुन समक्ष की पकड़ ढीली हो गई वन्या पर। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।